hello everyone. I hope you all are doing awesome. और आज मैं आ गई हूँ पढ़ाई की टंकी पर यानी कि पीकेटी पर लेकर सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के क्वेश्चन आंसर्स. So guys, without any further delays, let's get into the video. देखो, अब हम शुरू करते हैं फाइनली हमारे सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के क्वेश्चन आंसर से. तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट. अब भाई देखो, पहले ना इस आंसर में आपको बता रखा है सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है. सोशियोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमंस पढ़ते हैं, उनके ग्रुप्स पढ़ते हैं भाई, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारी सोसाइटी. हमने पढ़ा था ना जैसे कितने सारे टाइप्स की सोसाइटी होती है, ट्राइबल सोसाइटी, बैकवर्ड सोसाइटीज़, है ना, वो सब चीज़ें. और सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है हमारा खुद का बिहेवियर एज सोशल बींग्स. इस सब्जेक्ट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हमारी सोसाइटी को एज अ होल समझने में और पढ़ने में हेल्प करता है. और इस वजह से हमें समझ में आती है कि भाई अलग अलग सोशल सिस्टम के बीच में क्या कनेक्शन है. क्योंकि भाई देखो, हर सोशल सिस्टम में लोग होते हैं, इसलिए हम उन्हें सोशल सिस्टम कहते हैं. हर सोशल सिस्टम में लोग हैं तो मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ना. तो वही कनेक्शन हम पढ़ते हैं थ्रू सोशियोलॉजी. और इसका ग्रोथ और इसका ओरिजिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी की मदद से हम इसका सब्जेक्ट मैटर समझ पाते हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स और परसेप्शंस बना पाते हैं, जिससे हम सोशियोलॉजी को पढ़ने में हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. Study of origin of the sociology subject also helps us to understand idea that led to its origin. मतलब कि कहाँ से उसका ओरिजिन आया, कहाँ से, मतलब क्या उसका वजह थी कि भाई उसका ओरिजिन आया कहाँ से, मतलब क्या ज़रूरत थी उसकी. ठीक है. सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटीज़ दैट आर डिफरेंट इन साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, भाई हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर समझ रहे थे, कि सोशियोलॉजी ने जब उसको पढ़ा, वेस्टर्न सोसाइटीज़ को पढ़ा, और जब उसने डाइवर्स्ड मॉडर्न सोसाइटीज़ को पढ़ा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आया. ठीक है. लेकिन दोनों हम सोशियोलॉजी की मदद से ही पढ़ पाए, उसी के प्रिंसिपल की वजह से पढ़ पाए. एक थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी और एक थी सोशियोलॉजी. ठीक है. और दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना. और उसका काम ये होता है कि भाई जब उसने सोशियोलॉजी ने एक सोसाइटी को पढ़ा, वहाँ पर इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंट थे. कई लोग माइनॉरिटी में थे, कई लोगों का साइज़ थोड़ा छोटा था, कई लोगों का काफ़ी मेजर पॉपुलेशन थी, है ना. तो वो सारी चीज़ें स्टडी करने में हमारी हेल्प करी सोशियोलॉजी ने. ठीक है. कैसे उसके कुछ सर्टेन मेथड्स हैं, उसके मटेरियल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, जैसे मटेरियल कॉन्टेक्स्ट की भाई क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या नए मेथड्स आए थे, नहीं नॉट मेथड्स, क्या क्या नई चीज़ें आई थी. फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म आई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, है ना. और मेथड्स की भाई क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक मेथडोलॉजी आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था कि लोगों को टाइम की वैल्यू होने लग गई थी, लोग समझने लग गए थे कि भाई अगर ये काम इस डेट पे बोला है तो इस डेट पे ही होना चाहिए. काम करने के अलग अलग मेथड्स आ गए. अब काफ़ी, जैसे आपने वो भी पढ़ा होगा कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स भी नहीं थी. ठीक है. लेकिन इंग्लैंड में थी. तो भाई कितना फ़र्क आ गया ना दोनों के, क्योंकि दोनों के मेथड्स में फ़र्क आ गया, तो इस वजह से उनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही एक तरह से चेंज हो गया. ठीक है. जो कॉटन वर्कर्स थे उन्होंने कोई और ऑक्यूपेशन पकड़ी. क्यों? क्योंकि उनका भाई कॉटन का धंधा तो ठप हो गया था बिल्कुल, है ना. The study of growth of sociology shows the new ideas that were involved in making it a distinct subject of social sciences. ठीक है. भाई देखो, जैसे हम
सोशियोलॉजी को पढ़े, उसकी स्टडी की ग्रोथ हुई, तभी तो हमें समझ में आया कि भाई ये कैसे दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट से अलग है, हटके है थोड़ा, ठीक है। जो आइडियाज़ इसके इन्वॉल्व थे इस सब्जेक्ट के मैटर को बनाने में, ठीक है, वो आज हमें हेल्प करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने में, जो आज के डेट में प्रेजेंट है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टर्म सोसाइटी, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था कि भाई कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। The different aspects of the term societies had been made by early sociologists like Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, और उन्होंने, इन लोगों ने सोशियोलॉजी को दो ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, जिसमें होते थे हंटर्स, गैदरर्स, पेस्टोरल्स, और नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन थी, यानी कि लोग पीजेंट्स थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई थी, तो वो या तो फील्ड ग्रेजिंग करते थे या फिर नॉन इंडस्ट्रियल कामों में रहते थे। मॉडर्न सोसाइटीज़ क्या थी भाई? मॉडर्न सोसाइटीज़ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तब कैसे लोगों के पास पैसा आया, वो कैसे लिक्विडेटेड हुए और कैसे उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन चेंज कर ली, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी के क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कि वो कॉमन सेंस से हटके है, कॉमन सेंस से डिफरेंट है। अब देखो क्यों भाई। हमारी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग क्या किस बेसिस पे होगी? हमारे खुद के इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंसेस पे, या हमारी एक इंडिविजुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, इस पे हमारी कॉमन सेंस बेस्ड होगी, ठीक है। या फिर जो भी हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा, हम उसके हिसाब से सोशियोलॉजी को स्टडी करेंगे, अगर ऐसी बात है तो, ठीक है, सोसाइटी को स्टडी करेंगे आई मीन। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है, वो कैसे पढ़ता है सोसाइटी को? भाई वो हर चीज़ का ना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है उसका, वो अगर कोई चीज़ कह रहा है तो उसके पीछे एक सपोर्टेड डाटा होगा कि भाई ये इस वजह से है क्योंकि ये डाटा इसका प्रूफ देता है, ठीक है। मतलब सोशियोलॉजी में ना हर चीज़ का प्रूफ है, लेकिन कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करती, तो प्रूफ तो हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी होती है, तो आप उसका ओरिजिन कभी भी क्वेश्चन नहीं करोगे, और ठीक है, अगर आपने बाई चांस आपके दिमाग में ऐसे एक अप्रोच भी आई कि चलो क्वेश्चन करते हैं, तो क्यों आएगी वो? उसका आंसर क्या निकल के आएगा? आपका खुद का एक्सपीरियंस या आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि आपने पास्ट में ये एक्सपीरियंस करा है ना। लेकिन नहीं, सोशियोलॉजी एक पूरा सोसाइटी को समझती है, उसका पूरा एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाटास को और मेथड्स को समझती है और उसके हिसाब से अपनी स्टडी करती है, ठीक है। इन आर कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, द एस्पेक्ट ऑफ टर्म सोसाइटी इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब यार देखो, हमारी जो सोच है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, तो हम इस सोच से सोसाइटी को नहीं पढ़ सकते। अगर हमें सोसाइटी को पढ़ना है तो हमें एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू लाना पड़ेगा अपने अंडरस्टैंडिंग में अबाउट द सोसाइटी, जो कि सोशियोलॉजिस्ट कर पाते हैं। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट ही सोशियोलॉजी पढ़ें और हमारी सोसाइटी को समझें, उसी में समझदारी, खुद की कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्कस हाउ देयर इज़ अ ग्रेटर गिव एंड टेक अमंग डिसिप्लिन्स टुडे। यार देखो, मुझे तो इतना यकीन है ना तुम पे कि तुम ये आंख बंद करके लिख लोगे, लिटरली बता रही हूँ, सीरियसली, ठीक है। लेकिन तब भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो पढ़ता है हमारा सोशल बिहेवियर, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, सोशल पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को, और ये सारी चीज़ें कैसे हमारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज से कैसे बनती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, तो भाई वो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाएगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगले इलेक्शन में ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएंगी जिससे हम उसको मतलब क्योर कर सकते हैं जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे वो मतलब जो एक पॉलिसी आई वो ये कहती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे,
ठीक है। तो लोगों का जो सोशल बिहेवियर है, यानी कि लोग अगर वो अपने करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उस फील्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आजकल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है। और देखो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसने कैसे एक ऐसे प्रोग्राम को शुरुआत करी कि भाई लोग जो है वो उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस फील्ड में कैसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है सोशियोलॉजी से, क्या गिव एंड टेक है, वो समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि भाई पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और पॉलिटिकल पॉलिसीज़, इनका ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर। ठीक है। सोशियोलॉजी ने काफ़ी टाइम तक सोशियोलॉजी से मतलब पॉल साइंस से थोड़े से इंटरेस्ट शेयर करे थे, मतलब थोड़ा ना वो दोनों में ये क्लैश था कि भाई क्या डिस्टिंक्शन है, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं थी। और वो तो खैर आज भी नहीं है किसी भी सोशल साइंस सब्जेक्ट की और उसकी, लेकिन दोनों के ना काफ़ी हद तक सिमिलर इंटरेस्ट थे। ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ने फोकस करा स्टडिंग द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, उनके इंटरैक्शंस आपस में कैसे होते हैं। ठीक है। और स्टडीज कंडक्ट हुई टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इस बात पे बनी कि भाई हम क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, या फिर रोल ऑफ जेंडर क्या है इन पॉलिटिक्स, और डिसीजन मेकिंग क्या है, भाई लोग कैसे एक पार्टी को वोट करने का डिसाइड करते हैं, या फिर कि कैसे कोई एक गवर्नमेंट इस मुद्दे पे ये डिसीजन बनाती है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग कैसे वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को जन्म दिया, और हम दोनों ही सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा गिव एंड टेक वाला सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है। अब हम समझते हैं इकोनॉमिक का और भाई सोशियोलॉजी का क्या सीन है। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। ठीक है। तुम्हें भी पता है कि भाई पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो हैं वो नीड ऑफ सोसाइटीज़ की मतलब नीड ऑफ सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। भाई अगर सोसाइटी को ज़रूरत है कि थोड़े से ज़्यादा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस खोले जाए, तो भाई उसी हिसाब से उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ चलेंगी, और उसी हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी। तो दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। तो हमें ये समझ में आया कि क्या एक रिलेशन है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि यार एक डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ठीक है। अगर इकोनॉमिक बिहेवियर समझना है किसी भी फॉर एग्जांपल किसी ऑडियंस का या फिर किसी कस्टमर का, आपको इकोनॉमिक बिहेवियर समझना है, आपको एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी वहाँ पर। अब देखो यार यही तो होता है, डोमिनोज है दुनिया में, काफ़ी सारी जगह ऐसी है, फॉर एग्जांपल यूएस और बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पर ना पेपरोनी पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग पेपरोनी पिज़्ज़ा को समझते भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे कि भाई पेपरोनी पिज़्ज़ा होता क्या है। ठीक है। लेकिन इंडिया के बाहर तो भाई पेपरोनी पिज़्ज़ा इतना फेमस है, क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट वैसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से इंडिया में पेपरोनी पिज़्ज़ा नहीं चल पाता, तो इसलिए इंडिया में वो लोग वेज के बहुत सारे नए ऑप्शंस ले आए। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक ही कोई एक पॉलिसी फॉर्म हो रही है, या फिर हमारे इंटरेस्ट हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से ही कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, या फिर वो हमारे वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर या फिर इकोनॉमिक बिहेवियर समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब देखो कि काफ़ी हमारे जैसे हमारे वैल्यूज़ अलग हैं, ठीक है, और हाँ यूएसए में वैल्यूज़ अलग है। तो दोनों के अगर कोई भी हमें इकोनॉमिक बिहेवियर समझना है तो वो इसी के उन्हीं के पर्सपेक्टिव से चलेंगे ना। इंडिया वाले जो लोग हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से चलेंगे, और यूएस वाले जो लोग हैं वो यूएस के पर्सपेक्टिव से चलेंगे। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो भाई हो गया दोनों का ढप्पा गोल, है ना। Also, the subject of economic sociology has been introduced because of the wide and critical perspective of both sociology and economics. अब देखो तुम्हें याद होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई
सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनवी करते हैं इकोनॉमिक्स को भाई, क्योंकि उनका प्रिसाइज्ड होती हैं बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज, और वो कैसे अपना एकदम थ्योरेटिकल वर्क को प्रैक्टिकल सजेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो काफ़ी अच्छा ग्रेटर इम्पैक्ट देते हैं। मतलब वो हमारी इकोनॉमी को उठाने में भी कामयाब हो सकते हैं और गिराने में भी कामयाब हो सकते हैं, ऐसी उनकी जो सजेशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सोशियोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग करी है, उनका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, उनका क्वेश्चनिंग करने का तरीका, और उसी तरह सोशियोलॉजी से भी कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स ने ली हैं। जैसे कि हमारा जो वो होता है ना, इट्स नॉट अ वेरी टेक्निकल सोल्यूशन। हमारे ऐसे 2-3 सोल्यूशंस होते हैं कि भाई अच्छा ये है और ये भी है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है किसी एक सिचुएशन में। तो उन्होंने वो चीज़ भी थोड़ी सी ली है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना, उसने काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करा है बिकॉज ऑफ देयर प्रिसाइज टर्मिनोलॉजीज, और उनके प्रिसाइजनेस से ना लोगों का बिहेवियर नहीं समझा। तो इस वजह से दोनों ने उस फील्ड में थोड़ा सा गिव एंड टेक भी करा है। ठीक है, अब हिस्ट्री। भाई देखो, हिस्ट्री में पहले हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे राजा महाराजाओं की फाइट, मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, क्या हमारे वहाँ पर जेंडर रिलेशंस हैं, या फिर कैसे कस्टम्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। या फिर उस टाइम पे जो ऑन ग्राउंड सोशल मैटर्स हैं जो लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। भाई सोशियोलॉजी ने उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, और इसी से हमने समझा कि कैसे सोशियोलॉजी मतलब हिस्ट्री जो है आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजिकल है, क्योंकि आजकल हमने अब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, तो उसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में वीमेन का क्या रोल था वो भी पढ़ा, या फिर वीमेन कैसे साइडलाइन थी वो पढ़ा, है ना। तो बेसिकली एक सोशियोलॉजिकल स्टफ आ गया, दोनों के बीच में गिव एंड टेक हमें साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर हमें वही पढ़ना होता तो हम यही पढ़ते ना सिर्फ कि लुई 16 का क्या हुआ और नेपोलियन कैसे हार गया या नेपोलियन कैसे आ गया वगैरह वगैरह। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या गिव एंड टेक हुआ। जो भी मेरे साइकोलॉजी के लेक्चर्स फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि साइकोलॉजी होती है साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, और सोसाइटी कैसे इफेक्ट होती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से। ठीक है, और देखो इंडिविजुअल का बिहेवियर और सोसाइटी क्या रिलेशन है। अगर हम इंडिविजुअल का बिहेवियर इन कलेक्टिव फॉर्म देखें और एक सोसाइटी को देखें तो वो काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है, और हमने ये भी देखा है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे सोसाइटी के बिहेवियर से इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि कैसे अगर कोई इंसान आईआईटी में फेल हो जाता है, लोगों से बहुत बोलते हैं और उनको एक रियलाइजेशन करवाते हैं कि वो फेलियर है, तो उस इंसान का मोरल डाउन हो जाता है, वो इंसान एकदम ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंट लूज कर देता है। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी हमने देखा था कि इस केसेस में ही लोग सुसाइड भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे बन गए हैं कि भाई हाँ मेरे को लोग बोलते कि मैं फेलियर हूँ, तो मेरे उसके इंडिविजुअल बिहेवियर क्या हो गया कि हाँ मैं फेलियर हूँ। तो उसका सोशियोलॉजी के एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में कैसे उसने अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया कि हाँ मैं फेलियर हूँ, और कैसे ये एक साथ एक मतलब रिलेट होकर एक काफ़ी पेनफुल नतीजे पे पहुंच गया। एंड इन सिमिलर केसेस क्या होता है कई बार कि भाई अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो सोसाइटी आपको, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपको तारीफ करते हैं, आपको बहुत बोलते हैं कि हाँ यार ये इंसान तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो उससे आपका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है, कई केसेस में आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इससे हमें मतलब कोई इंटरेस्ट समझ में आया कि क्या रिलेशन है इनका। ठीक है, this has introduced the subject of social psychology which studies the primary interest in the individual by observing his or her behavior in social groups. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी की क्या तालमेल है आपस में यार, इस पे ना हमने एंडलेस डिस्कशन करा है, लिटरली बहुत लंबा डिस्कशन करा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, वो आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। और अगर आपने बाकी पार्ट्स भी नहीं देखे तो यार क्यों वेट करो, जल्दी जाके देखो ना। हाँ, सो देखो सोशियोलॉजी क्या पढ़ता है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को पढ़ता है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ती है, सोसाइटी, सिंपल सोसाइटीज़ को।
ठीक है, वो भी सोसाइटीज़ को पढ़ती है, लेकिन सिंपल सोसाइटीज जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना हो, ठीक है। और इसी वजह से दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करा जाता है सोसाइटी को, तो इसलिए दे आर ऑफन रिगार्डेड एज सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब एंथ्रोपोलॉजी इज ऑफन रिगार्डेड एज सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। Polity, economic and society are interrelated and get affected by each other. Therefore, these three topics are necessary to be studied together. Hence, the different disciplines of social sciences such as anthropology, economics, political science, history and psychology are interrelated as they share common interests and concepts. तो guys, ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, identify any personal problem that you or your friends or relatives are facing. Attempt a sociological understanding. तो यार यहाँ पर ना तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पर तुम्हारी कज़न है और उसके मम्मी पापा उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़कों की खूबियाँ हैं कि लड़का गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अच्छा कमाता हो और वो एक डिसेंट और गुड फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, पढ़ा लिखा हो और तो और उसका जो सोसाइटी में एक रुतबा हो, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की, यानी कि तुम्हारी कज़न क्या चाहती है, तुम्हारी कज़न चाहती है एक लड़का जो उससे बहुत प्यार करता हो, एक लविंग हस्बैंड, और उसका कम्युनिटी बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड कितना कमाता हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या ना हो, इस सब चीज़ों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहती है एक ऐसा लड़का जो उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने दे और उसको काम करने दे, अगर उसको अपनी पढ़ाई आगे पूरी करनी है तो वो करने दे, बेसिकली अपनी मर्जी पे, अपनी खुद की टर्म्स पे लाइफ जीने दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, लड़की की मॉडर्न थिंकिंग है, उसको इस सब चीज़ों की नहीं पड़ी कि वो कौन से कास्ट से है, कौन सी कम्युनिटी से है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता, कितना पढ़ा लिखा है, और उसको एक बेसिकली एक लड़का नहीं, उसको एक सोलमेट चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा एक ऐसा दामाद चाहते हैं जो कि उनको सुपीरियर फील करवाए सोसाइटी में, उनका अगर उनको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसकी हेल्प करे, और वो सब चीज़ें। उनके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर भी है कि भाई अगर अपनी लड़की मैंने किसी अच्छे से लड़के को नहीं दी तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी, टाइप्स वाला सीन है पूरा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी भाई जो कज़न है वो तो अलग ही हीरोइन है किसी मूवी की, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग। तो उसके और उसके पेरेंट्स के ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, एक की तो मॉडर्न थिंकिंग है और एक की काफ़ी ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर पे डिपेंड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है गाइस, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ओपिनियंस हैं और हमारे जो सोच है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, जो भी चीज़ें हम आसपास लेते हैं। अब भाई वो जो लड़की है वो रोज़ कोई ना कोई ऐसी फेमिनिस्ट पोस्ट पढ़ती होगी और उसने अपने करियर में अपनी पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, उसने अपनी लाइफ में हमेशा सपने देखे हैं ऊंचे उड़ने की या फिर अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने के, तो भाई वो ऑब्वियसली ऐसे में खुश नहीं होगी अगर उसे कहीं जाके सिर्फ काम करना पड़ेगा और वो अपनी लाइफ को पूरा पीछे छोड़ देगी, नहीं। सो शी डजंट वांट इट। लेकिन उसके पेरेंट्स जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन से यही देखा है कि एक अच्छा दामाद वही होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, अपनी कम्युनिटी का होना चाहिए वरना बिरादरी में नाक कट जाएगी, आपने डायलॉग बहुत सुना होगा। तो दिस वाज द होल थिंग दैट वाज हैपनिंग। दोनों के अपने अपने ओपिनियंस कहीं ना कहीं से शेप्ड थे, ठीक है। अरे रुको रुको, कहाँ चल दिए? जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने पीकेटी की बाकी वीडियोस नहीं देखी जैसे साइकोलॉजी और इंग्लिश की तो प्लीज़ वो देखना मत भूलना। बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।